Good morning, students. KD classes May, class 12th, poetry part, lesson 3rd on his blindness, जो जॉन मिल्टन द्वारा कंपोज्ड है, इस पर आज चर्चा करेंगे बच्चों। जॉन मिल्टन के बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि जॉन मिल्टन का ये शीर्षक जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस है क्या। ऑन हिज ब्लाइंडनेस को अगर हम हिंदी रूपांतरित करेंगे तो होता है जॉन मिल्टन के लिए अपने संदर्भ में उनका अंधापन। अबाउट द पोएट जानने का प्रयास करेंगे। जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन लंदन इन 1608, दिसंबर 9 की बात कर रहे हैं कि दिसंबर 9 को 1608 में लंदन पैदा हुए थे। हिज फादर वॉज ए नोटरी। फुल्ली समरी थोड़ा हम आपको सिंपल वर्ड में बताने का प्रयास करेंगे। जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन लंदन ऑन December 9, 1608. ही पास्ड MA फ्रॉम कैम्ब्रिज इन 1632. वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1632 में पास हुए थे। डिवोटेड हिमसेल्फ टू द स्टडी ऑफ क्लासिक्स, आर्ट, मॉडर्न लैंग्वेज एंड लिटरेचर। वो मॉडर्न लैंग्वेज, आर्ट और क्लासिक पर अपने जीवन को कुर्बान कर दिया था। मतलब उन्होंने एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में, स्कॉलर के रूप में इस पर अध्ययन किया था। जनरली हिज राइटिंग और ऑटोबायोग्राफिकल। ही लॉस्ट हिज आई साइट एट द एज ऑफ 42 इन 1652। बता रहे हैं, जो मैंने पढ़ा है आपको सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 1652 में जब वो 44 वर्ष के थे, ही वॉज एट दैट टाइम इन 1652 एज ऑफ 44, 44 वर्ष के थे। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर सॉनेट्स। उनके जो महत्वपूर्ण वर्क्स हैं सॉनेट्स हैं, जिनको उन्होंने लिखा है, जिसमें है पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड। ये दो चीज़ें हैं इनकी जो महत्वपूर्ण हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जिनको बहुत जानना जरूरी नहीं है, फिर भी थोड़ा और देख लेते हैं। आफ्टर लीविंग कैम्ब्रिज ही लिव्ड एट हॉर्टन, बकिंघमशायर विथ हिज फादर फॉर सम ईयर। कैम्ब्रिज छोड़ने के बाद बकिंघमशायर में अपने फादर के साथ ही बहुत दिनों तक रहे। हियर स्टडीज द क्लासिक वेरी स्टडीजली एंड प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ टू बी ए पोएट। अपने को पोएट के रूप में उन्होंने स्थापित किया। इस तरह से जॉन मिल्टन के बारे में जो इपिक है, एक महाकाव्य के रूप में है, पैराडाइज लॉस्ट 1667 में कंपोज किया उन्होंने। पैराडाइज रीगेन्ड 1671 में कंपोज किया। और उन्होंने ही आल्सो रोट ए क्लासिकल ड्रामा शैमसन अगोनाइज, ये 1671 में कंपोज किया। ही रोट 18 सॉनेट्स, इन्होंने 18 सॉनेट को लिखे थे। इन हिज लास्ट ईयर मिल्टन हैड द कंसोलेशन ऑफ हैविंग ओन द एडमायरेशन ऑफ ड्राइडन एंड अदर मेन ऑफ लेटर ऑफ द रिस्टोरेशन एज ही डाइड इन 1674। इस तरह से 1674 में इनकी डेथ हो जाती है। अगर बात इनके हम बर्थ की करें तो 1608 में पैदा हुए थे और 1674 में एक्सपायर कर गए थे, मर गए थे। और ये जब 44 ईयर्स के थे तो अपनी आई साइट को खो देते हैं। MA पास किया था इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, जो 1632 में, और उसके साथ अपने जीवन की इन्होंने शुरुआत की। इसमें इन्होंने महाकाव्य इपिक जो लिखा था, जो महत्वपूर्ण इपिक इनका है, महत्वपूर्ण काव्य है, वो है पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड। अबाउट द पोएम थोड़ा देख लीजिए, इसमें शॉर्ट में दिया है, थोड़ा हम आपको और बताएंगे। मिल्टन हुज आई साइट हैड बीन ग्रेजुअली लीविंग हिम बिकम टोटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44 इन 1652। यानी 1652 में ये टोटली अपनी आई साइट को खो देते हैं जब उनकी एज थी 44 की। ठीक ना। जो ये सॉनेट है जो उन्होंने लिखा ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन his blindness is a personal sonnet expressing grief over his premature blindness. He was at that time prematured because the age of John Milton was at that time was only 44 years. So the writer here says about the poem, at that time he was premature person. It is complaint to God for his justice. ये बता रहे हैं ये गॉड के प्रति, भगवान के प्रति उनकी कंप्लेंट है ये पोएम।
यानी भगवान पर इन्होंने शिकायत किया इस पोएम में कि वो प्री मैच्योर एज में 44 एज में अपनी आई साइट को खो देते हैं। इस तरह से यहाँ जो लाइन बनती है आपके लिए, इट इज़ कंप्लेंट टू गॉड फॉर हिज इनजस्टिस, द पोएट वाज अनएबल टू यूज हिज पोएटिक टैलेंट इन द सर्विस ऑफ गॉड। इस तरह से पोएट जो है अपने को अनएबल पाता, अक्षम पाता है। जो पोएटिक टैलेंट है जिसके माध्यम से गॉड की वो सर्विस कर सकता है, सेवा कर सकता है, इस चीज़ को वो नहीं कर पाएगा, ये शिकायत अपनी कंप्लेन गॉड के नाम करता है। द पोएट सून रियलाइज, बाद में पोएट समझ जाता है इस बात को। क्या समझ जाता है? द सुपरमैसी ऑफ गॉड, कि भगवान की सत्ता को समझ जाता है, सुपरमैसी समझ जाता है, एंड गेट्स कंसोलेशन, और इस तरह से उनको थोड़ा धैर्य प्राप्त होता है। इसमें देख लीजिए थोड़ा दिया, रिटन अबाउट 3 years later in 1655 he lived on for 22 years more, 22 बरस और जिए थे वो। उनका जीवन जो है अपने ब्लाइंडनेस के बाद 22 और उन्होंने अपनी लाइफ को इस दुनिया में रखा। इन दिस सोनेट वी सी नॉट ओनली हिज ग्रीफ एट द लॉस ऑफ हिज आई साइट, यहाँ दिया है इस पोएम उनकी आई साइट के प्रति उनका ग्रीफ यानी दुख ही हम नहीं समझ पाते, बट आल्सो हिज मीक सबमिशन टू द ऑलमाइटी इज विल। जैसा कि आप जानते हैं गॉड इज ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीपोटेंट। ईश्वर क्या है? सर्वशक्तिशाली है, सार्वभौम है और सर्वव्याप्त है। ऐसा उनको लगता है एट लास्ट, अपनी शिकायत, अपनी कंप्लेंट जो गॉड के प्रति करते हैं उनको समझ में आता है कि ये मेरी कंप्लेंट जो है गलत है। लास्ट लाइन देख लीजिए, ही कंक्लूड्स दैट दे आल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। तो बाद में उनको लगता है कि वह भी ईश्वर के परम भक्त होते हैं जो खड़े होकर के प्रभु की सेवा का इंतज़ार करते हैं। तो अगर हम शेक्सपियर की बात करें, शेक्सपियर ने लिखा है, दिस वर्ल्ड इज़ लाइक स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट कम एंड प्ले हिज पार्ट। यह संसार क्या है? एक रंगमंच की भांति है जहाँ हर व्यक्ति आता है और अपना पार्ट अदा करता है। किसी का दुखद होता है, किसी का सुखद होता है, किसी के हाथ टूट जाते हैं, किसी के पैर टूट जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दुनिया में जो दुख मिलता है किसी को या मिला है, यह निश्चित रूप से ये दंड है ईश्वर का, या ईश्वर के प्रति हम अच्छे भाव रख करके ईश्वर के द्वारा दिए गए दंडों को खुशी खुशी झेलें तो निश्चित रूप से हम ईश्वर के क्या हो जाएंगे? ईश्वर के लिए हम एक अच्छे इंसान के रूप में जाएंगे। अब आइए पोइट्री पार्ट पर देखते हैं, जिसमें ओनली 3 स्टैंजा कि मात्र 3 स्टैंजा है। एज आई हैव टॉट ऑल ऑफ यू क्लास 12 KD क्लासेस lesson 1-2 from prose and poetry 1-2 and short stories. Today I want to going to teach you lesson 3rd on his blindness composed by जॉन मिल्टन। आइए बच्चों देखते हैं। अब पहली लाइन से देखते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा इसको। व्हेन आई कंसीडर, राइटर कहता है व्हेन माने जब, आई कंसीडर, कंसीडर माने विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, लाइट मतलब होता आँखों का प्रकाश, आई साइट। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मेरे आँखों का प्रकाश कैसे गायब हो गया, मेरी आई साइट कैसे चली गई। इज स्पेंट का तत्व खो गई, इज स्पेंट मतलब खो गई, लाइट मतलब प्रकाश, कंसीडर माने होता है विचार करना, पूरा हो गया। जब मैं विचार करता हूँ कि मेरे नेत्र की ज्योत कैसे खो गई। एरे हाफ माई डेज, एरे मतलब होता बिफोर, पहले। हाफ माई डेज का मतलब होता हाफ माई लाइफ, आधा जीवन। जैसा कि ही वॉज एट दैट टाइम 44 years ओनली व्हेन ही लॉस्ट हिज आई साइट, इसलिए दिया एरे हाफ माई डेज, यानी अपने उम्र के आधे समय पर। इन दिस डार्क वर्ल्ड वाइड, डार्क मतलब होता अंधेरा, वर्ल्ड मीन्स संसार, वाइड माने विस्तृत। यहाँ पर कवि कहता है, क्या कहता है, जब मैं सोचता हूँ कि मैं अपने आधे जीवन से पूरी अंधा कैसे हो गया और यह संसार मेरे लिए अंधेरा था, विशाल हो गया। क्या हो गया? अंधेरा, डार्क, और वाइड मतलब क्या हो गया? विशाल हो गया। विशाल होने क्या तात्पर्य? यहाँ पर राइटर क्या कहना चाहता है, लेखक यह कहना चाहता है कि आज मेरी दुनिया मेरे एक कमरे में ही विशाल हो गई है, कि मतलब मैं
आई कांट सी एनीथिंग अराउंड मी, मैं अपने आसपास कोई चीज़ देख नहीं सकता और यह दुनिया मेरे लिए विशाल हो गई है। फिर से पूरा दोनों देख लीजिए। व्हेन आई कंसिडर, जब मैं विचार करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मेरे नेत्र की ज्योत कैसे गायब हो गई, एरिया ऑफ माई डेज, मेरे आधे उम्र पर, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और यह संसार मेरे लिए अंधकारमय और विशाल बन गया है। क्लियर हो गया। अब आगे राइटर कहता है, पोएट कहता है, एंड दैट वन टैलेंट, एंड मीन्स और, दैट वन टैलेंट मतलब मात्र एक टैलेंट, टैलेंट माने होता प्रतिभा, और मात्र वह एक प्रतिभा, विच इज़ डेथ टू हाइड, डेथ टू हाइड दिया है यहाँ, जरा ध्यान दीजिए, मृत्यु तक मेरे पास रहेगी। डेथ मतलब मृत्यु, हाइड माने छिपना, यानी वह एक प्रतिभा जो प्रभु ने मुझे दिया था वो मेरे अंदर मेरे मृत्यु तक छिपी रहेगी। ठीक। लॉजेड विथ मी यूजलेस, लॉज मतलब होता है पड़ा रहना, लाइंग। ठीक। लॉजेड विथ मी यूजलेस, यूजलेस मीन्स मतलब बेकार, यूजलेस मीन्स बेकार। फिर आगे राइटर कहता है, दो माई सोल मोर बेंट, सोल मतलब होता यहाँ आत्मा से है, मोर अधिक, बेंट मतलब झुकने से है, लेकिन यहाँ क्या भाव है, अधिक उत्सुक से है। क्या है, अधिक उत्सुकता से है। सोल मोर बेंट यानी उत्सुकता मेरे अंदर, मोर विलिंग आर ईगर सेंस में है, मोर विलिंग आर ईगर। अब पूरा कंप्लीट देखिए अर्थ जरा। जब मैं कभी विचार करता हूँ कि मैं अपने आधे जीवन से पूर्व ही अंधा कैसे हो गया और यह संसार मेरे लिए अंधेरा था, विशाल हो गया। मेरे पास एक गुण यहाँ दिया ना, एंड दैट वन टैलेंट, मेरे पास एक गुण, क्या है गुण, वो कविता करने का, इंटू ब्रैकेट लिख सकते हैं आप, जो मृत्यु तक मेरे पास छिपी रहेगी मतलब बनी रहेगी, उसे मैं प्रयोग में नहीं ला सकता हूँ। यद्यपि मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं क्या करूँ, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, मतलब यहाँ दिया है, दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरे अंदर यह तीव्र इच्छा है, मेरे अंदर यह उत्सुकता है, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, मेकर मतलब बनाने वाला, सर्व माने सेवा करूँ, देयर विथ माने यहाँ आया है पोइटिक टैलेंट के लिए, और क्या है, मैं उस योग्यता से अपने ईश्वर की क्या करूं, सेवा करूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। अब पूरा देखिए, टू सर्व देवर विथ माई मेकर, यहाँ से देखिए, दो माई सोल मोर बेंट, इस तरह से मेरे अंदर उत्सुकता आती है, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, मैं उससे अपने बनाने वाले, अपने रचयिता की सेवा कर सकूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, ट्रू मतलब सत्य, अकाउंट माने लेखा जोखा, प्रेजेंट माने उपस्थित करना, और अपना सही लेखा जोखा उपस्थित करूं अर्थात दे सकूं। लीस्ट ही, लीस्ट का तो मतलब होता है लिस्ट से, कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि। रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग मतलब होता है मृत्यु के बाद वापसी, चाइल्ड मतलब होता है बुरा भला कहना, स्कॉल्ड डांटना फटकारना, कहीं ऐसा न हो कि ईश्वर मुझे डांटे फटकारे कि मैंने तुमको दिया था ये टैलेंट, तुमने मेरे प्रति या दुनिया के प्रति ऐसा कुछ नहीं लिखा। यह कवि के मन में विचार आता है बच्चों। फिर से देख लीजिए ऊपर से, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं विचार करता हूँ, जब मैं लिखने के बाद इंटू ब्रैकेट कब भी आप समझ सकते हैं, जब मैं कब विचार करता हूँ किस तरह से मेरी नेत्रों की ज्योति खो गई, इरे हाफ माई डेज, मेरे आधे उम्र के पड़ाव पर, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और यह संसार मेरे लिए क्या हो गया, विस्तृत और विशाल हो गया, मतलब अंधकारमय और विशाल हो गया। एंड दैट वन टैलेंट, और वह मात्र एक प्रतिभा, विच इज़ डेथ टू हाइड, जो मृत्यु तक मेरे अंदर छिपी रहेगी, लॉजेड विथ मी यूजलेस, मेरे साथ रह करके बेकार हो जाएगी। दो माई सोल मोर बेंट, ऐसा विचार करके मेरे अंदर उत्सुकता आती है, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, उस कविता के माध्यम से, उस प्रतिभा के माध्यम से मैं अपने बनाने वाले रचयिता को, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, मैं अपना सही लेखा जोखा उपस्थित कर सकूं, प्रस्तुत कर सकूं। लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, जिससे
मेरे मृत्यु के पश्चात यानी वापसी में, रिटर्निंग मतलब वापसी, चाइल्ड मतलब स्कॉल डांटना फटकारना, कहीं ऐसा न हो कि प्रभु मुझे डांटे फटकारे, लीस्ट मतलब यहाँ कहीं ऐसा न हो कि, ही मतलब आया गॉड के लिए। अब अंतिम 2 लाइन देखिए, अंतिम 2 लाइन इस कविता की। डस, यहाँ डथ का तात्पर्य डस से है। डज गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइट, यहाँ कवि क्या कहता है, कवि कहता क्या है कि क्या ईश्वर मुझे एग्जैक्ट मतलब भली भांति से पूरी तरह से, डे लेबर मतलब दिन का श्रम, लाइट डिनाइट मतलब नेत्र की ज्योत ले करके, यानी मेरे नेत्रों की ज्योति को खो करके ले करके क्या प्रभु मुझसे मेरे दिन के श्रम के बारे में पूरी तरह से अपेक्षा करता है। ये लाइन दिया है अंतिम, आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली मतलब होता मूर्खतापूर्ण, फॉन्डली मतलब मूर्खता से, डिनाइड मतलब यहाँ मना कर दिया, कहने के सेंस में है कि मैं कभी मूर्खता से पूछता हूँ क्या भगवान मुझसे पूरे दिन मेहनत करना चाहता है, जबकि मेरी आँखों की रोशनी चली गई है, अर्थात मैं अंधा हो गया हूँ। फिर उसके दिमाग में देखिए क्या बात आती है, बट पैसेंस, पैसेंस मतलब होता धैर्य, पैसेंस मीन्स धैर्य, टू प्रिवेंट मतलब होता रोकना, किंतु तुरंत मेरे इस शिकायत का, मेरे इस विरोध को रोकने के लिए धैर्य उत्तर देता है, धैर्य उत्तर देता है। अब इसको ज़रा कायदे समझने के बाद ज़रा इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ लीजिए। देखिए बच्चों, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज दिस स्टोरी रिलेटेड टू जॉन मिल्टन हु हैड लॉस्ट हिज आई साइट व्हेन ही वॉज 44 ईयर्स। अभी रेफरेंस आपको करना है तो बहुत इजी है, आप बार बार रेफरेंस लिखते आए हैं, मैं 2-3 तरीक़ों से बता दे रहा हूँ। जैसे पहला देख लीजिए, दिस स्टैंजा इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मिल्टन्स पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये आपका रेफरेंस हो गया छोटा। अगर इसी को दूसरे ढंग से लिखना चाहते हैं तो दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मिल्टन्स पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो यहाँ मिल्टन्स मैं अगर कह रहा हूँ पहले तो मिल्टन लिखने के बाद एपॉस्ट्रॉफी एस डाल देंगे, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो आपका शीर्षक है, टॉपिक है, उस पर आप जो है ब्रैकेट लगा देंगे, कॉमाज लगा देंगे दोनों साइड, ठीक। और इसको किस तरह से और लिख सकते हैं, दीज लाइन्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मिल्टन्स पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इस तरह से आपका रेफरेंस हो गया। कॉन्टेक्स्ट में पहला देखिए व्हेन आई कंसिडर से, व्हेन आई कंसिडर से देखिए, इन दिस पोएम या इन दिस ओपनिंग लाइन, ऐसा भी कर सकते हैं, इन दिस ओपनिंग लाइन द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ ओवर हिज प्री मैच्योर ब्लाइंडनेस, इतना भी कर सकते हैं आप। और अगर नीचे तक आती है लाइन आई फॉन्डली आस्क बट पैसेंस टू प्रिवेंट, तो एक लाइन आपको और जोड़ना पड़ेगा। अगर ऊपर की 4 लाइन आती है, ठीक ना, तो अब आप इतने से काम चल जाएगा कॉन्टेक्स्ट में। इन दिस पोएम या इन दिस ओपनिंग लाइन्स द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ ओवर हिज प्री मैच्योर ब्लाइंडनेस, इसका अर्थ क्या हो गया, इस कविता में कवि अपने प्री मैच्योर ब्लाइंडनेस अर्थात उम्र से पहले अंधेपन के प्रति अपने दुख को एक्सप्रेसेस माने दर्शाता है। और नीचे की लाइन अगर 4 जुड़ी है तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट में कुछ और जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, फिर आगे आप जोड़ देंगे, बट सून ही रियलाइजेस, लेकिन शीघ्र ही वह समझ जाता है, दैट ही शुड नॉट कंप्लेन अगेंस्ट गॉड, उसे भगवान के प्रति कंप्लेन नहीं करना चाहिए, बिकॉज गॉड नाइदर नीड्स मैन्स वर्क, क्योंकि ईश्वर को इंसान के कामों को ज़रूरत नहीं पड़ती है, नार हिज ओन गिफ्ट्स, न तो उसके उपहारों की ज़रूरत पड़ती है। फिर तो इतना करना पड़ेगा। अगर आपको ये लंबा लगता है तो कम से कम इतना जरूर करेंगे, इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ ओवर हिज प्रीमैच्योर ब्लाइंडनेस बट सून ही रियलाइजेस दैट ही शुड नॉट कंप्लेन अगेंस्ट गॉड, इतना तो कर ही सकते हैं। आइए एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब ओपनिंग है तो पहला अगर आपका स्टैंजा आता है तो ओपनिंग करके आप राइट करेंगे कहीं किसी भी पोइट्री में। देखिए, इन दिस ओपनिंग स्टैंजा वी नोट दैट मिल्टन इज़ वेरी मच ग्रीव्ड व्हेन ही थिंक्स व्हाई ही हैज़ बिकम ब्लाइंड बिफोर
half of his age. This world has become very wide and dark for him. God has given him a poetic talent which nobody can take away, but it is lying useless with him because in the absence of eyesight, he cannot compose poems. He is more eager to serve God, but he is helpless. So he thinks that God will scold him when he is not able to justify his mission on the day of जजमेंट। ठीक, अब अंतिम 2 लाइन से अगले में आप जोड़िए डज गॉड से। ये आपका जब भी आएगा तो अलग आएगा। ठीक, देखिए, डज गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क बट पैशंस टू प्रिवेंट। यहाँ कभी कहता है कि मैं कभी मूर्खता से पूछता हूँ। फॉन्डली आस्क दिया है ना, फॉन्डली मतलब यहाँ फॉन्ड माने शौकीन नहीं, फॉन्डली मतलब होता है मूर्खता से। मैं कभी मूर्खता से पूछता हूँ क्या भगवान मुझसे पूरे दिन मेहनत कराना चाहता है। फिर ऊपर दिया डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, लाइट डिनाइड आया है जबकि मेरी आँखों की रोशनी चली गई, अर्थात मेरी रोशनी की आँखों की रोशनी छीन ली गई है, अर्थात मैं अंधा हो गया हूँ। फिर आगे लाइन है बट पैसेंस टू प्रिवेंट, किंतु तुरंत मेरे इस विरोध को रोकने के लिए धैर्य उत्तर देता। क्या देता है? दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क। ठीक, मर्मर मतलब यहाँ शिकायत, जो मैं मर्मर करता हूँ, शिकायत करता हूँ, कंप्लेंट करता हूँ। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, तब मेरी शिकायत का मेरा धैर्य उत्तर देता है। गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, भगवान को किसी इंसान के कार्य की ज़रूरत नहीं है भैया। आर हिज ओन गिफ्ट्स, और अथवा उसके उपहारों की ज़रूरत ईश्वर को नहीं है। अब आगे की लाइन बहुत मजबूत लाइन दिया है, हु बेस्ट वियर हिज मिल्ड योक। मिल्ड मतलब होता है हल्का फुल्का, योग मतलब होता है कष्ट। यहाँ पर योग माने जुआ भी होता है, तो यहाँ योग का सेंस क्या है? सफरिंग से है, कष्ट से है, पीड़ा से है। देखिए, हु बेस्ट वियर इज मिल्ड योग, जो उसके कष्ट को हल्के से सहन करते हैं, मतलब विरोध करके सहन नहीं बल्कि हल्के मन से सहन करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वे उसकी अच्छी तरह सेवा करते हैं। यानी अगर ईश्वर ने कोई पीड़ा दी, कोई तकलीफ़ दिया है तो मुझे उसे सहन करना चाहिए। हिज स्टेट इज़ किंगली, क्या है उसका स्टेट? किंगली है। इतना आप दोहरा लीजिए, इतना जब भी आएगा तो इतना ही आता है, अगर एक ही संज्ञा देगा तो इतना ही देगा। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, कभी कहता है कि मेरी शिकायत जो मैं करता हूँ धैर्य तुरंत उत्तर देता। सून मतलब शीघ्र ही, रिप्लाइज मतलब जवाब आना। मेरी शिकायत का मेरा धैर्य तुरंत उत्तर देता है। गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन वर्क, ईश्वर को इंसान के कार्यों की ज़रूरत नहीं है। और हिज ओन गिफ्ट्स, अथवा उसके निजी उपहारों की ज़रूरत नहीं है भगवान को कि लड्डू चढ़ाएंगे, पेड़ा चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे तो प्रभु हमसे खुश हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं है। हु बेस्ट वियर हिज मिल्ड योक, जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को आसानी से प्रेम से सहन करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वे उसकी सही मायने में सेवा करते हैं। तो पूरा अर्थ देख लीजिए। कभी कहता है मैं मूर्खता से पूछता हूँ क्या भगवान मुझसे पूरे दिन मेहनत कराना चाहता ऊपर की लाइन में, जबकि मेरी आँखों की रोशनी चली गई, अर्थात मैं अंधा हो गया हूँ। किंतु तुरंत मेरे इस विरोध को रोकने के लिए धैर्य उत्तर देता है। भगवान को न तो मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है और न अपने उपहारों की, अर्थात भगवान ने जो उपहार स्वरूप मुझे धन दिया है, बल दिया है, बुद्धि दिया है, उसके बदले उसे उपहार पाने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति बिना संदेह किए, यानी बिना किसी बुरे भावना से शिकायत या प्रश्न किए भगवान के दिए कष्टों को सहन करते हुए भगवान को सर्वोत्तम सेवा करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर द्वारा दिए गए कष्ट को प्रेम से सहन करता है वह भी प्रभु की ही सेवा करता है। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड एक बार फिर देख लीजिए। डिनाई मैंने बताया था मना कर देना, लेकिन यहाँ चले जाने के अर्थ में है। फॉन्डली मतलब मैंने बताया था मूर्खता से। ठीक,
पैसेंस मैंने धैर्य बताया था, प्रेवेंट मतलब होता है टाल देना, रोकना, मरमर मैंने यहाँ शिकायत बताया था, मिल्ड माने हल्का, योक माने जुआ भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कष्ट, सफरिंग से। क्लियर हो गया। रेफरेंस में आइए, दीज लाइन्स अगर लिखेंगे तो हैव लिखेंगे, लाइन स्टैंजा लिखेंगे तो हैज लिखेंगे। दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम मिल्टन्स पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ ओवर हिज प्रीमैच्योर ब्लाइंडनेस, जो मैंने पहले बताया था, बट इज सैड थिंकिंग दैट द टैलेंट ऑफ कंपोजिंग पोएम्स इज लाइंग यूजलेस विथ हिम ऑल्दो ही इज ईगर टू सर्व गॉड। एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, इन दिस स्टैंजा वी नोट, इस स्टैंजा में, इस पद में हम पाते हैं, क्या पाते हैं, पोएट्स कंप्लेंट, कवि की शिकायत, टू गॉड, ईश्वर के प्रति। तो क्या लाइन बनी, इन दिस स्टैंजा वी नोट पोएट्स कंप्लेंट टू गॉड एंड रियलाइजेशन ऑन हिज मिस्टेक, और अपनी मिस्टेक को भी वो रियलाइज करता है। ही फुलिशली आस्क्स इफ गॉड इज सो अनजस्ट दैट ही एक्सपेक्ट्स ए ब्लाइंड मैन टू राइट पोएम्स, but soon patience checks him and tells him that God neither wants to take work from any man, nor he has any need of his gifts given by him. God has given punishment to man for his sins in the form of light suffering, so the man who cheerfully bears the misfortunes of life and takes them as the will of God serves him best. Thus the poet realizes that he should not complain against God. यहाँ पर राइटर कहता है, भैया जो मेरे द्वारा सिन किया गया, पाप किया गया है, वो उसी का दंड प्रभु ने मुझे दिया है, और चीयरफुल्ली बियर करना चाहिए, प्रसन्नता के साथ उसको हमें बियर करना चाहिए, ठीक ना। और इस तरह से अगर हम करते हैं तो हम ईश्वर की सही मायने में सेवा कर रहे होते हैं। इस तरह से वो गॉड के प्रति कंप्लेंट को रियलाइज़ करता है, शिकायत को समझ जाता है, और वो आनंदपूर्वक आगे अपने दिनों को गुजारने का संकल्प लेता है। क्लियर हुआ। एक बार फिर देख लीजिए एक्सप्रेशन। एज यू नो जॉन मिल्टन हैज़ लॉस्ट हिज आई साइट एंड इन दिस स्टैंजा द पोएट्स कंप्लेंट टू गॉड एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज मिस्टेक, because he foolishly asked if God think to present to account, how would I will be able to give him true account of my life, of my poetic talent, because I am not in proper condition. He foolishly asked if God is so unjust. अब वह कहता है अगर भगवान ऐसा अन्यायी हो गया है कि मुझसे अगर चाहता है, फिर कहता है ही एक्सपेक्ट ए ब्लाइंड मैन टू राइट पोएम, अगर वो एक्सपेक्ट करता है, होप करता है, आशा करता है कोई ब्लाइंड मैन पोएम राइट करे, ऐसा विचार पहले आता है। बट सून पैसेंस चेक्स हिम, लेकिन तुरंत ही धैर्य उसको चेक करता है, रोकता है, एंड टेल्स हिम दैट गॉड नाइदर वांट्स टू टेक वर्क फ्रॉम एनी मैन, किसी को प्रभु के, इंसान के कार्यों की ज़रूरत नहीं है। ही हैज़ एनी नीड ऑफ द गिफ्ट्स गिवन बाय हिम, और गॉड ने जो कुछ भी दिया है उसके बदले उपहार स्वरूप भी नहीं चाहता है वो। फिर आगे कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, सर्व हिम बेस्ट। कैसे, सो द मैन हु चीयरफुली बियर द मिसफॉर्चून्स ऑफ लाइफ एंड टेक्स देम एज द विल ऑफ गॉड सर्व हिम बेस्ट, जो भगवान की इच्छा मान करके उसको सहन करते हैं, वो प्रभु की सेवा अच्छी तरह से करते हैं। दस द पोएट रियलाइज दैट ही शुड नॉट कंप्लेंट अगेंस्ट गॉड, इस तरह से वो समझ जाता है कि उसे प्रभु के प्रति कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। अब अंतिम पद है जो सबसे महत्वपूर्ण है, हिज स्टेट से आता है, प्रायः हिम बेस्ट तक आप पढ़े हैं, हिज स्टेट से अलग करके आएगा जब भी आएगा। देखिए, हिज स्टेट इज किंगली, स्टेट मतलब क्या भाव है यहाँ पर, स्टेट मतलब राज सत्ता, किंगली का तात्पर्य क्या है, नवाबों जैसी, राजाओं जैसी, यानी मिल्टन यहाँ कहता है भगवान की स्थिति नवाबों जैसी है, महाराजाओं जैसी है। हिज स्टेट इज किंगली, भगवान तो महाराजाओं जैसा है, महाराजाओं से भी ऊपर है, क्योंकि महाराजाओं का, राजाओं का, नवाबों का एक सीमित स्टेट होता है, शॉर्ट एरिया, बट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीसेंट,
ऑल द वर्ल्ड, ऑल द क्रिएचर क्रिएटेड बाय द गॉड, वो मानता है कि जितनी रचना है, ऑल द नेचर इज मेड बाय गॉड, सब भगवान ने बनाया है। तो उसकी राज सत्ता तो परम होगी भैया, इसलिए कहता है जिस स्टेट इज किंगली। यहाँ पर मिल्टन कहता है कि भगवान की स्थिति राजाओं जैसी है। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, थाउजेंड्स मतलब होता है हजारों, जबकि ग्रामर पोर्शन में जाएंगे तो 1000 और 100 का प्लूरल नंबर नहीं होता भैया। सेंटेक्स पढ़ेंगे आप लोग ये तो पाएंगे, लेकिन यहाँ दिया है थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, थाउजेंड्स मतलब होता है हजारों। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है? एंजिल की बात कर रहा है, देवदूतों की बात कर रहा है, थाउजेंड्स ऑफ एंजिल। स्टेट का मतलब दशा, स्थित, पोजीशन भी होता है, और स्टेट ESTAT एक होता है, ठीक। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड बता रहा है हजारों देवदूत उसकी आज्ञा पर क्या करते हैं? एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियंस विदाउट रेस्ट। बिड माने क्या होता है? बिड से बिडिंग बना है, BID बिड होता है, लेकिन जब ING लगता है आपने देखा है तो डबल हो जाता है वो लास्ट का वर्ड से। रन में RUN, लेकिन रनिंग RUNNING, से बिड से बिडिंग बन गया है। बिड माने होता आज्ञा, ऑर्डर। स्पीड माने होता तेज़ी से, पोस्ट मतलब होता तेज़ी से घूमना फिरना, मूव स्पीडली। तो यहाँ पूरा अर्थ हो गया थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियंस विदाउट रेस्ट। विदाउट रेस्ट मतलब होता बिना आराम किए। फिर अंतिम लाइन दिया है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। हु आल्सो सर्व मतलब वे भी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड मतलब जो मात्र खड़े रहते हैं इंतज़ार करते हुए, एंड वेट मतलब इंतज़ार करते हुए खड़े रहते हैं। अब पूरा आप देखेंगे तब समझ में आएगा। हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स एट हिज रीडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टेट एंड वेट। देखिए मिल्टन क्या कहता है, भगवान की स्थिति राजाओं जैसी है। हिज स्टेट इज किंगली, भगवान की स्थिति, स्टेट जो स्थिति है क्या है? राजाओं जैसी है, ठीक। थाउजेंड एट हिज बीडिंग स्पीड, यहाँ बता रहा है हजारों देवदूत उसकी आज्ञा पर क्या करते हैं? एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। हजारों देवदूत उसकी आज्ञा पर बहुत तेजी से पृथ्वी पर भी और समुद्र पर भी लगातार घूम फिर रहे हैं। मतलब समुद्र जल क्षेत्र में भी और थल क्षेत्र में भी हजारों देवदूत उसकी सेवा करने के लिए घूम रहे हैं। फिर आगे कहता है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वे व्यक्ति भी भगवान की सेवा करते हैं जो शांति से खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, अर्थात जो बिना शर्त के स्वयं को भगवान की इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हैं। यानी ईश्वर को हमें अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा सम ममता एक ताग बटोरी, बांधहूँ गुरु चरण की डोरी। यानी गुरु के चरणों में सारी ममता को बांध दो भैया, यानी ईश्वर को समर्पित कर दो। जो कुछ है सब ईश्वर का है। आप कहते हो ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लाइन कहते कि नहीं? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। पढ़ते हैं ना, पूरा इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि ओम जय जगदीश हरे के माध्यम से आप बताते हैं कि सब कुछ प्रभु का है, तो प्रभु का ही मान करके सब प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु को मेरे कार्यों अर्थात मेरे उपहारों की ज़रूरत है। हाँ, ऐसा नहीं भैया। देखिए इसका देखिए रेफरेंस में, अब दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। चाहे जैसे मैंने ऊपर बताया था ऐसे भी कर सकते। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम जॉन मिल्टन्स पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऐसा भी कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट में क्या करेंगे? मिल्टन बिकेम ब्लाइंड बिफोर हाफ ऑफ हिज एज, सो ही वॉज वेरी ग्रीव्ड। शारो जो भी आपको ईजी लगे। He thinks that the gifts of poetry given by God is lying useless with him. He makes a protest against God, but soon he realizes his mistake. He comes to know that
अनकंडीशनल सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड इज़ द बेस्ट सर्विस टू हिम। अब ये बड़ा लगता है आपको, तो आप कॉन्टेस्ट में इतना ज़रूर करेंगे, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड बिफोर हाफ हिज एज, या मिल्टन हैड lost his eyesight when he was 44 years, so he was very anxiety, yeah, so he was very grieved. He thinks that the gift of poetry given by God is lying useless with him, but he soon realize and surrender to himself. ऐसा भी कर सकते हैं। आइए एक्सप्लेनेशन देखिए। इन दिस कंक्लूडिंग स्टैंजा, मैंने देखिए आपको बताया, अगर कोई भी पोइट्री आप ऊपर वाला स्टैंजा आता है तो ओपनिंग स्टैंजा लिखेंगे, अगर लास्ट आपको आता है तो कंक्लूडिंग स्टैंजा लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता चलता है कि ओपनिंग स्टैंजा है और एंडिंग स्टैंजा है, एट दैट टाइम यू ओनली यूज़ इन दिस स्टैंजा और इन दीज लाइन्स। अगर आपको नहीं पता चलता तो इन दिस स्टैंजा करके या इन दीज लाइन्स करके आप एक्सप्लेनेशन शुरू कर सकते हैं, व्याख्या लिख सकते हैं। तो देखिए अंतिम, इन दिस कंक्लूडिंग स्टैंजा द पोइट सेज दैट द पोजिशन ऑफ गॉड इज लाइक किंग्स, thousands of angels are running continuously over land and oceans. They do not take rest and travel from one place to another. They convey the message of God to the people everywhere at his order. The suffering and misfortunes of life are given to us by God at a test. So the best service to God is to bear these suffering without any complaint. ये अंतिम लाइन बहुत मजबूर है कि हमको जो भी सफ़रिंग है, जो भी दुख है, उसको विदाउट एनी कंप्लेंट, बिना किसी शिकायत को झेलना चाहिए। इस तरह से शायद बच्चों आप समझ गए होंगे, ये जो है जॉन मिल्टन की ग्रीफ है, उनकी पीड़ा है, उनकी तकलीफ़ है, जो उनके अंधेपन के कारण है। इस तरह से जॉन मिल्टन ने यहाँ शिकायत की है और इस तरह से आपका ये लेसन फिनिश होता है। I once suggest to you, please revise carefully and try to understand your best, and you will find easiest way, easiest technique by me. I myself Ramakant Tiwari and taught you this lesson 3 on his blindness, composed by John Milton. Thank you so much. Thank you.